हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का सेल्फ स्टडी मटेरियल चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9वीं की जो स्पर्श पुस्तिका है उसके जो दूसरे पार्ट हैं एवरेस्ट की यात्रा, उसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो मैं यहाँ पर आप सभी के सामने स्पर्श चैप्टर 2 एवरेस्ट की मेरी यात्रा के प्रश्न उत्तर को विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगी। तो आइए, जैसा कि मैंने अपना पिछली वीडियो में आपको एवरेस्ट की मेरी यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी, उसी प्रकार आज मैं आपको उसी लेसन के दी गई अभ्यास प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी दूंगी। नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? जब वो एवरेस्ट के पास में पहुंची तो उसने एवरेस्ट को देखा। उससे पहले उसने अक्सर उसको दूर से देखा था, लेकिन जब वो उसके पास पहुंची तब लेखिका को कैसा लगा? नज़दीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्की रह गई। मतलब वो हैरान, भौचक्की होता है एकदम हैरान होना। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली नदी बह रही है। वहां से टेढ़े मेढ़े जो रास्ते थे, जो चोटी थी, वो ऐसे लग रहा था दूर से देखने में। मतलब थोड़ा सा जब वो पास आई और उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो कोई बर्फीली नदी वहां पर बह रही है। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी थी? इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको जब पाठ को एक्सप्लेन किया तब भी मैंने आपको बताया था, तो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी टेढ़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों को विस्तृत जानकारी दी। ठीक है, उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से एल्यूमिनियम की जो सीढ़ी उनको बनाना और पुलों का निर्माण करना, जो लकड़ी के लट्ठे होते थे उनको रस्सियों पे बांध कर किस प्रकार से उनका उपयोग करना, और जो बर्फ की आड़ी टेढ़ी जो दीवार थी उनको उनके ऊपर रस्सियां बांध के किस प्रकार से वहां से रास्ते में से जो भी रुकावट आती है उनको दूर करना और अपने रास्ते को आगे, अपने सफर को आगे बढ़ाना। ठीक है। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या लिखा है? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा है कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की हो। तुम तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। तुम्हें मतलब फर्स्ट टाइम जब तुमने अटेम्प्ट किया उसी टाइम पर आप वहां पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उसने जब बेचेंद्री पाल के बहादुरी को देखा, उनके साहस को देखा, तो उन्हें यकीन हो गया था कि ये बहुत बहादुर है और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेगी। लेखिका को किसके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को अभियान दल में या तो लोब्सांग, तसारिंग, एन.डी. शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के साथ यात्रा करनी थी वे थे की, जय और मीनू। लोब्संगा ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विस छुरी निकाली। उन्होंने लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े हिमपिंडों को हटाया और लेखिका के चारों ओर जमी कड़ी बर्फ की खुदाई की। उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ की कब्र से बाहर खींचकर निकाला, क्योंकि जब लेखिका वहां पर जो बेचेंद्री पाल थी जब वहां पर आराम कर रही थी तो वहां पर एकदम से हिमपात हुआ था और बर्फ की बड़ी बड़ी जो शैलियां होती हैं वो उनके ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से वो उसके अंदर दब गई थी। लेकिन उसके साथ जो थे लोब्सांग, उन्होंने क्या किया था, उस शैली को अपनी छुरी से काट कर और जो बेचेंद्री पाल थी उनको उसके अंदर से निकाला था। ओके। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। उसके बाद उसने चाय बनाने की तैयारी की।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आपसे कम शब्दों में उत्तर पूछा जाता है, जैसे कि 30 से 40, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 वाक्य में उस प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन जब आपसे 50 से 60 शब्दों में उत्तर पूछे जाते हैं, तो आपको मिनिमम 2 या 3 सेंटेंस में आपको उनका जवाब देना है। ठीक है, आपको वर्ड्स लिमिटेशन देखकर उसके बेस पे आपको आंसर लिखना है, नहीं तो हम ज़्यादा लेंथी लिखेंगे और हमारा जो पेपर है वो फिर कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए हमें लिमिटेड वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करना है और उसका जो एग्जैक्टली आंसर वो हमें देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों में अवगत कराया है? उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को खम्बू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा है कि उनके दल के कैंप में जो हिमपात के ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। फल बनाकर यहाँ पर पुल बनाकर आएगा, रस्सियां बांधकर और झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने उस पर भी ध्यान दिलाया गया है कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना भी जारी है। हिमपात में अनियमित मतलब जिसका कोई रेगुलर नहीं है, कभी भी वहां पर हिमपात हो सकता है, और अनिश्चित जो कोई भी चीज फिक्स नहीं है, बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम बिना सोचे समझे काम करेंगे तो फिर कभी भी किसी भी टाइम पे हिमपात हो सकता है और हम लोगों को अपना रास्ता छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ेगा और फिर से हमें दोबारा रास्ता अपना ढूंढकर निकालना है, मार्ग को साफ करना है पहले। हिमपात किस तरह का होता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे कि इस लेसन में बताया गया है। बचेंद्री पाल ने अपने जीवन में उनकी जो एवरेस्ट की यात्रा थी उसके बारे में उन्होंने संपूर्ण वर्णन किया है और उसमें बताया कि किस प्रकार से वो हिमपात की वजह से वो बर्फ की सैलियों के नीचे दब जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि हिमपात किस तरह का होता है। बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। मतलब अव्यवस्थित, कोई एक निश्चित शेप नहीं है, वो कितने भी बड़े आकार में एक शैली के रूप में बनकर गिर सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिमपात कहते हैं। ग्लेशियर में बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है, इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। वह इस अवसर पर ऐसी स्थिति खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बहुत बड़ी बड़ी शैलियों के रूप में अगर बर्फ हिमपात हो जाता है तो जो जमीन होती है उसके अंदर भी क्या हो जाता है? दरारें पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोही की कठिनाइयों को बहुत अधिक ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक आप सभी को पता चल चुका होगा कि हिमपात किसे कहते हैं। लेखिका ने तंबू के गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह से किया? लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा कि लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नाइलॉन के तंबू के कैंप 3 में थी। उसके तंबू में लोपसोंग ने तसारिंग उसके तंबू में थे। अचानक रात 12:30 बजे उसके सिर पर कोई सख्त चीज टकराई और उसकी नींद थी वो खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। उसे लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज उसके सिर को कुचलती हुई चल रही है, इससे कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। मैंने पाठ में भी आपको बताया था कि किस प्रकार से हिमपात होने की वजह से लेखिका के सिर के ऊपर एक बहुत भारी बर्फ की सैली गिर जाती है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में उसको दिक्कत होती है और वो उसके नीचे दब जाती है। लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया था। जब बचेंद्री पाल को पर्वतारोही साथी था, जय जो था वो बचेंद्री पाल का पर्वतारोही मतलब पर्वत का जो रास्ता वो कंप्लीट कर रहे थे उसमें उसका साथी था। उसे भी बचेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने से उसे देर हो गई थी, वह सामान ढोलने के कारण पीछे रह गया था। अंत बचेंद्री पाल ने उनके लिए चाय जूस आदि लेकर उनके रास्ते के लिए वहां पर पहुंची। जय को यह कल्पना नहीं थी कि बचेंद्री उसकी चिंता करेगी
और उसके लिए कुछ लेकर आएगी। लेकिन फिर भी वह क्या करती है, बेचेंद्री पाल चाय जूस लिए आते हुए देखकर वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि पहले वाले दिन उसको चोट भी लगी थी और किसी को नहीं लगता था कि वो अभी आगे की जो पर्वतारोही का जो रास्ता है उसको पूरा कर पाएगी। लेकिन वो सबके लिए चाय और जूस लेकर आती है और वो अगले दिन के लिए रेडी हो जाती है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि टोटल वहां पर कितने कैंप बनाए थे और उनका हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। पाठ में ज्ञात होता है कि एवरेस्ट की चढ़ाई पर केवल कुल पांच कैंप बनाए गए थे। उनके दल का पहला कैंप था जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात से ठीक ऊपर था। और जो दूसरा कैंप था वो 7900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। कैंप में 3 लौहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था और जहां पर नायलॉन के तंबू लगाए गए थे। एक कैंप को साउथ कोल पर बनाया गया था। अभियान दल को एवरेस्ट की चढ़ाई करनी थी। किसको? यहीं से उन सबको वहां से चढ़ाई करना शुरुआत करना था। कहाँ से करना था? साउथ कोल से, कैंप से। ठीक है। इसके अलावा एक बेस कैंप भी बनाया गया। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी, उसकी कंडीशन कैसी थी? जब बेचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहां एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे हजारों मीटर की ढलान ही ढलान थी। वहां अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था। उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ को तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया। तो सबसे पहले वहां के हमें एवरेस्ट की जो चोटी थी उसकी कंडीशन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और अगर आपसे पूछा जाए वहां जाकर बेचेंद्री पाल ने क्या किया, तो फिर आपको बताना है कि किस प्रकार से उन्होंने देवी की पूजा की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो आप अपने खुद के शब्दों में भी उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बेचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? उसने ऐसा कौन सा काम था जिससे पता चलता है कि उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो नेचर है बेचेंद्री पाल का, वो आपसी एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला है, मतलब किसी के साथ किसी की मदद करने वाला है। उसे कौन सा कार्य से पता चला? एवरेस्ट की विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका बेचेंद्री पाल अपने साथी जय की मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थी, परंतु उनमें से पहले साउथ कोल कैंप जा पहुंची क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। लेखिका ने दोपहर बाद इस सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे गर्म चाय भर लिया था और बर्फीली हवा के कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की और मतलब ऊपर से नीचे उतरने लगी। उसके इस कार्य से सबको पता चला कि उसके अंदर सहयोग और सहायता की भावना है। और उसी से हमें पता चलता है कि जो बेचेंद्री पाल है उनका जो मन कितना साफ है और वो किस प्रकार से सबकी मदद करती है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यहाँ पर हमें कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी देनी होगी कि उस वाक्य में हमें क्या समझाया जा रहा है, उसे हमें क्या बताया जा रहा है। सो फर्स्ट वन, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को भी कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसके पग पग पर ज्ञान जाने, मतलब उसके पग पग पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। आने वाले स्टेप में ऊपर से हिमपात भी हो सकता है। हम कुछ भी करें आगे तो कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके पग पग पर हमें जान जाने का खतरा भी होता है। यदि ऐसा कार्य करना हमें मृत्यु हो जाए, मतलब जब हम ये काम को कर रहे हैं और हमारी जान भी जा सकती है, तो इसलिए उसी चीज में, उसी संदर्भ में ये वाक्य में कहा गया है कि वो कोई काम आसान काम नहीं है। उस काम को करते समय हमें कुछ भी हो सकता है, कैसे भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो वो एक मृत्यु के समान नहीं है। अगर मृत्यु भी आती है तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी।
और हमें कभी भी घबराना नहीं है, कोई हाय तौबा नहीं मचानी है कि ये क्या हो गया, मैं आगे कैसे काम करूँगा, नहीं। हमें हिम्मत से और धैर्य से काम लेना है। ओके। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार को गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत ज्यादा डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब हर रोज वहां पर हिमपात होता था, जिसकी वजह से वहां पर जो कुली काम करते थे, जो पर्वतारोही थे, उनके साथ में कोई ना कोई हादसा या घटना होती रहती थी। ठीक है। तो सीधे धरातल पर जब दरार पड़ने का विचार आया तो किस प्रकार से वो जो ख्याल था वो बहुत ज्यादा डरावना था, उसके बारे में हमें जानकारी देनी है। आशय यह है कि ग्लेशियरों के बहने के इस बर्फ में हलचल होने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती थी। इसके धरातल पर दरार भी पड़ जाती थी और यही दरारें हिमविदर में बदल जाती थी, जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बनती थी। इसका ख्याल ही मन में भय पैदा करता था। दुर्भाग्य से जानकारी भी मिल गई कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान हम हिमपात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने जो ये ठाना है कि हमें वहां तक पहुंचना, ये जो हमारा अभियान है, इसको हमें पूरा करने के लिए हमें कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उसको अपने साथ लाल लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और उसे बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आ रहा था। तो ये जो सेंटेंस है बिचेंद्री पाल ने कब और किस समय कहे थे, हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देनी है। जैसा कि आप सभी को बताया था, जब बिचेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच जाती है तो उसने अपने घुटने थे, घुटनों को बर्फ के ऊपर लगाकर उसने माथे पर उसने बर्फ को चुंबन किया और फिर अपने सिर को झुकाकर थैले से दुर्गा माँ का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाला और उसे एक लाल कपड़े में लपेटा और थोड़ी सी छोटी सी एक पूजा की और फिर चित्र और हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया। उस प्रकार उसे बहुत आनंद आया और उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता को याद किया। ये सच बात है कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं जिससे हमें और हमारे माता पिता को प्राउड फील हो, हमारे देश को हमारे ऊपर गर्व का एहसास हो, तो वो समय हमारे लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा खुशी का पल होता है। तो उसी प्रकार जो बिचेंद्री पाल थी वो भारत की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट की यात्रा को सफल और भारत के तिरंगे को पहली बार वहाँ पर लहराया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को जो मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न उत्तर हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी बच्चों आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कृपया करके आप मुझे कमेंट एरिया में अपना जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। आप सभी से विदा लेती हूँ और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेसन 3 के बारे में कम्प्लीटली जानकारी प्रदान करूँगी और आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो उसके वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।